नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपको बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और जातिगत जनगणना को लेकर अप्रैल माह में ही जिस तरह से सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है और जातिगत जनगणना क्रमवार तरीके से आने वाले कुछ ही महीनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से उसको लेकर खाका खींचने की तैयारी हो चुकी है। और सबसे पहली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि जातिगत जनगणना से पहले जातियों और उपजातियों की एक सूची तैयार की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जातिगत जनगणना अभी तक इससे पहले आजाद भारत में कभी भी क्रमवार तरीके से और बिंदुवार तरीके से नहीं हुई है, यानी कि भारतवर्ष में हर जाति के खाके को लेकर अभी तक पूरे तौर पर जनगणना नहीं कराई गई है। पहली बार ऐसा ये मौका है जब केंद्र सरकार पूरे तौर पर जातिगत जनगणना कराएगी। कई सवालों को इसमें बढ़ाया जाएगा और ओवरऑल भारत में अलग अलग जातियों की जो स्थिति है, जो डेटा है, जो स्ट्राटा है, उसको लेकर अब खाका खींचने की तैयारी की शुरुआत हो रही है। तो पहली बार जब ये शुरुआत हो रही है और ऐसे में जातियों और उपजातियों को लेकर जो लिस्ट बनाए जाने की बात की जा रही है वो कई मुद्दों पर या कई तरह से अहम माना जा सकता है। सबसे पहले तो बात इसलिए करेंगे क्योंकि जातियों और उपजातियों को लेकर यह पहला समय होगा जब साफ तौर पर भारतवर्ष में ये तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है कि भारतवर्ष में कितनी जातियां और कितनी उपजातियां 2025 तक उपस्थित हैं या मौजूद है, या कितनी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले जब भी जनगणना हुई है 1951 में जब जनगणना हुई थी तो केवल SC/ST की गिनती की गई थी और उस आंकड़े को भी केवल मंडल कमीशन के बिल को लाने के लिए, यानी कि आरक्षण के बिल को लाने के लिए उसका उपयोग किया गया था। पूरे तौर से उसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी। 2011 की जनगणना के बाद भी आंकड़े सार्वजनिक कभी भी जनता के सामने नहीं किए गए। लेकिन अब जब ये जातिगत जनगणना की बात निकलकर सामने आ रही है तो माना जा रहा है कि कई ऐसे सवालों को जोड़ा जाएगा और कई ऐसे बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, कई ऐसी स्थितियों को भी देखा जाएगा जिसके आधार पर आगे आने वाले भारतवर्ष की नई तस्वीर निकलकर सामने आए। अब नई तस्वीर की बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है, लेकिन इस जातिगत जनगणना के बाद पहले विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार NDA की सरकार पर इसका दबाव बना रहा था और केंद्र इसके पक्ष में नहीं था। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस के नेता राजीव गांधी भी इसके पक्ष में नहीं थे और संसद में इसके खिलाफ लंबा चौड़ा भाषण दिया था। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी सभी जातिगत जनगणना की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। इसे एक तरह से विपक्षी अपनी जीत भी बता रहे हैं। लेकिन अब जब जाति और जातियों में उपजाति की गणना निकलकर सामने आएगी तो कई पार्टियों की नींव भी पूरी तरह से हिल सकती है और कई पार्टियों को अपनी स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से बदलाव भी करना पड़ सकता है। हो सकता है जो आंकड़े निकलकर सामने आए उससे आने वाले समय में कई जगह पर लोगों को मिर्ची भी लगती हुई नजर आए, क्योंकि ये तमाम जातियां जो हैं और इस जातियों में जो प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि जातियों में भी जो प्रिविलेज्ड हैं, वो लंबे समय से इन योजनाओं का लाभ उठाते आए हैं। और हर जाति में ये देखा गया है कि हर जाति में कुछ अगड़े कुछ पिछड़े लोग शामिल होते हैं। अगड़ों को तमाम योजनाओं का लाभ लंबे समय से मिलता रहा है, जबकि पिछड़ों की स्थिति वही रही है। अब जब जाति और उपजाति का पूरे तौर पर आंकड़ा निकलकर सामने आएगा तो ये बात और ये तस्वीर बिल्कुल सामने आएगी कि हर जाति में किस जाति यानी कि किस कैटेगरी के लोगों ने ज्यादा लाभ लिया है, कौन सी वो जातियां हैं जो अभी भी पिछड़े स्तर पर हैं। और चाहे गरीबी के स्तर पर देखें, शिक्षा के स्तर पर देखें, खान पान रहन सहन के स्तर पर देखें, या फिर सामाजिक ताने बाने और सामाजिक कहीं ना कहीं खर्च को लेकर सामाजिक जो जिम्मेदारी होती है उसको लेकर भी ये जातियां कहाँ ठहरती हैं, ये पूरा खाका निकलकर सामने आएगा। और ये तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी कि अलग अलग पार्टियों की सरकारों में इन जातियों के हिमायती होने की तो बात की गई है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से इन जातियों में हर कैटेगरी यानी कि अगड़े से लेकर, अगर एक जाति में कई उपजाति हैं तो क्या हर उपजाति को उतनी ही हिस्सेदारी, उतना ही प्रतिनिधित्व और उतनी ही सुविधाओं का लाभ अलग अलग सरकारों में अलग अलग पार्टियों के समय पर मिला भी है या नहीं मिला है? कौन सी वो जातियां हैं जो आज भी पिछड़ी रह गई हैं और क्यों हर योजना के समय पर जब लाभ मिलता है तो एक तबके को तो लाभ मिलता है लेकिन दूसरा तबका हमेशा वंचित रह जाता है। अब केंद्र सरकार के द्वारा जब इस पर मुहर लगा दी गई है, जनगणना की जब शुरुआत होगी तो ऐसा भी माना जा रहा है कि इस खाके के बाद कोटे में कोटे की बात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों और राजनीतिक हलकों में हलचल की जबरदस्त संभावना है। जाहिर सी बात है
कि एनडीए की सरकार और लोकसभा के चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों का जिक्र करते आए हैं, जिसमें महिला, किसान, युवा और छात्रों की बात लंबे समय से करते आए हैं और उनका कहना है कि उनकी नजर में यही 4 जातियां हैं। इसको लेकर हालांकि अब कटाक्ष भी किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए में जब यही 4 जातियां थी तो जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों आन पड़ी। लेकिन अब इसको लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं कि योजनाओं को बनाने से लेकर योजनाओं में बदलाव को लेकर किन जाति को कितना लाभ देना है, इसको लेकर इस जातिगत जनगणना की आवश्यकता अब आन पड़ी है और इसीलिए केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। लेकिन कोटे में कोटा, ये लंबे समय से ये कहानी चली आ रही है और अगर ऐसे में जातियों में उपजातियों की गणना के बाद खाका साफ साफ निकलकर सामने आता है और खाके के बाद खाई निकलकर सामने आती है कहीं ना कहीं सुविधाओं में, योजनाओं में और लाभ में, तो ये एक बेहद अहम मुद्दा आने वाले समय में होने वाला है। और ऐसे में कई ऐसी पार्टियां जो मोटे तौर पर एक पार्टी का हिमायती होने की बात करती हैं, उनको इस आधार पर स्ट्रैटेजी देखनी होगी कि आखिर अब उन जातियों को एकजुट रखने के लिए और अपनी पार्टी में कोर वोट बैंक के रूप में उनको समेटे रखने के लिए उन्हें क्या कुछ बदलाव करने चाहिए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ अगड़े नाराज भी होते हुए नजर आएंगे और पिछड़ों को अगर साधना है तो पार्टियों को नए तरीके से, नए सिरे से इसकी शुरुआत करनी होगी और नए तरीके से पार्टी में इसकी नींव भी डालनी हो, फिर चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों और चाहे इस समय केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी या फिर उसकी सहयोगी पार्टियां हों। बिहार में आने वाले समय में ही चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के बाद जब इस जातिगत जनगणना के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं तब किस तरह की स्ट्रैटेजी और किस तरह की योजना बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों के साथ ही साथ केंद्र इन योजनाओं को किस तरह से लागू करेगा और इस पर केंद्र सरकार का क्या कुछ आगे आने वाले समय में स्टैंड रहने वाला है। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि जिन लोगों को जरूरत है उन्हें सरकार के द्वारा लाभ मिलते रहना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, खासतौर से गरीबी की तौर पर देखें या शिक्षा के तौर पर देखें तो किसी भी तबके को, यानी कि पहले छोर से लेकर आखिरी छोर तक किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब जातिगत जनगणना के बाद बातचीत शुरू होगी और देखना ही होगा कि पार्टियों में इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आजादी के इतने सालों के बाद जातियों को लेकर जब आंकड़ा निकलकर सामने आएगा, जाहिर सी बात है अभी तक माना जाता है कि भारतवर्ष में 3000 से 4000 के बीच जातियां हैं और उनकी उपजातियों को लेकर अभी संख्या पूरे तौर पर सही नहीं है। कहीं 40 लाख के ऊपर भी जातियों की बात होती है, लेकिन इस डेटा में कितनी सच्चाई है इसको लेकर कहीं से भी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो अब जातिगत जनगणना में जो खाका निकलकर सामने आने वाला है उसका पूरे तौर पर इंतजार करना होगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जिन सवालों को लेकर जातिगत जनगणना आगे पहुंचेगी, यानी कि आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर, गरीबी के स्तर पर, जीवन के रहन सहन के स्तर पर, इन तमाम चीजों के आंकड़े जब निकलकर सामने आएंगे तो न केवल सरकार बल्कि आम जनता से लेकर भारतवर्ष के हर एक तबके को इस बात को एनालाइज करने में आसानी होगी कि आखिर कौन से तबके की कितनी हिस्सेदारी है और कौन सा तबका कहां पर स्टैंड करता है, कहां ठहरता है और उसके बाद उसे आगे बढ़ने के लिए किस योजना के सहारे, किस स्ट्रैटेजी के सहारे आगे बढ़ना है, जहां इन जातियों, उपजातियों के विकास के साथ ही साथ भारत का विकास भी सुनिश्चित हो सके।